ओके, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं हम, है ना। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम। रिग्रेशन एक तरीके से मुझे पता है कि कहीं ना कहीं हम प्रेडिक्ट करने का करते हैं। तो अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये सारा आपका आ रहा है मल्टीवेरिएट एनालिसिस में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन is a statistical model used for analyzing the relationship between binary dependent variable and one or more independent variable. Predictor, देखो predictor variable आपको पता है किसको बोलते हैं। predictor variable is your independent variable, कि भाई जिसमें चेंज करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, राइट। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड बाइनरी का मतलब क्या हुआ कि जिसकी दो ही वैल्यू, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि जीरो, बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1, है ना। सो उसी तरीके से जो दो चीजें हैं, बाइनरी का मतलब वो है ए वेरिएबल दैट कैन टेक वन ऑफ द टू वैल्यूज, मतलब दो चीजें होती हैं, टाइपली कोडेड एज 0 1। तो क्या करते हैं, अगर कभी आपने SPSS यूज किया है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल दो हमारे ये हो गए क्या कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मान लिया हमने ले लिए, है ना। तो ये दो कैटेगरीज हमने ले ली, तो क्या होगा, हमने दे दिया 0 दे दी कोडिंग मेल को और फीमेल को 1 दे दी। अगर हमें ट्रांसजेंडर लिया हुआ है तो हो सकता है मॉडल, यूजुअली मेल फीमेल में हम लोग देखते हैं। तो ये कोडिंग कर दी, तो इसको हम बाइनरी बोलते हैं। अगर SPSS कभी यूज करने की किया है क्या आपने, या आपने डिजर्टेशंस में, या कभी PhD या MA के जो हम प्रोजेक्ट करते हैं उसका उसमें? सर एक्चुअली हम लोगों को PhD टाइम में थोड़ा सा SPSS कराया गया था, हाँ थोड़ा सा बता हैं। तो एनालिसिस में जैसे आपने, मैं ये कहूँगा, मेरे को थोड़ा सा इस टाइम में याद नहीं किस तरह से कराया गया। यूजुअली हम लोग दूसरों से ही करवाते हैं ज्यादातर लोग, है ना। तो ये रहता है। तो अब क्या होता है कि 0 और 1 में हम उनको कोडिंग कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर लेगा नहीं, सॉफ्टवेयर मेल फीमेल नहीं लेगा, वो तो आपका नंबर्स लेगा। तो नंबर्स में हमने क्या कर दिया, 0 एक की कोडिंग कर दी, दूसरे की, जैसे एडिक्ट नॉन एडिक्ट, तो 0 1 दे दिया, 1 0, जो भी आपको देना है वो हम डिफाइन कर सकते हैं SPSS। क्योंकि मैंने SPSS थोड़ा बहुत यूज किया है, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने यूज किया है तो आइडिया है। तो एंड इट इज widely used for classification and prediction tasks in various fields, including medicine, finance, marketing and machine learning. अब किस में यूज होता है, प्रेडिक्शन टास्क, प्रेडिक्ट करने के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, AI, ये सारी चीजें आप देखते हो ना, वहां भी स्टैटिस्टिक्स का यूज है, कि भाई एल्गोरिथम्स हैं कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कैसे एनालाइज करना है, क्या करना है, ऑल दोस थिंग्स। तो इसी मशीन लर्निंग में भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज भी हमें तो स्टैटिस्टिक एक ऐसी चीज है, आप किसी भी फील्ड में है आपको हेल्प करेगा, और किसी फील्ड में नहीं भी है अगर स्टैटिस्टिक्स आती है, तो फाइनेंसेस हो गए, चाहे जितना, अगर आपका किसी ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया हो स्टॉक मार्केट में, तो वहां भी जितने भी चीज सारा स्टैटिस्टिक्स है, कुछ और नहीं है। कभी किसी ने देखा स्टॉक मार्केट को यूज किया, या कभी इन्वेस्ट किया, कुछ इस तरह की चीजें की हैं आप में से किसी ने? हाँ जी सर। हाँ तनिका, आपने क्या बोला? नो सर। हाँ, सो वहां पे स्टॉक मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो क्या है, सारा स्टैटिस्टिक्स है कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे ही रहता है। क्या चीज? प्रोबेबिलिटी बेसिस पे ही रहता है कि हाँ, कि प्रोबेबिलिटीज पे सारा कुछ चलता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कंपनी कैसा परफॉर्म, ऑल स्टैटिस्टिक्स, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कि उसके बेस पे, जैसे प्रेडिक्शन की बात आई ना, कल हमने बोला था मल्टीपल रिग्रेशन, अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर रहे हैं,
तो किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो प्रेडिक्शन कैसे करना है, उसके फॉर्मूलाज, तो है ना, एवरेज वैल्यू क्या होती है, एरर के चांसेस क्या हैं, ऑल दोज थिंग्स आर स्टैट। तो स्टैट अगर पता है तो कुछ नहीं है, तो अब मतलब अपनी लाइफ को मैनेज करना भी आप ज्यादा बेहतर, अपने फाइनेंसेस, लाइफ, उन सारी चीजों को भी आप सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैसे हमें जाना है। तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको हम देखते हैं। क्या है, हमने बात किया बाइनरी वेरिएबल्स लेते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज सुटेबल व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी, meaning it has only two possible outcomes or categories, often labeled as O, negative or failure, zero, it is typed as O, and 1, positive or success. It is used to model the probability of the observation belonging to one of these categories. तो हमने बात की थी इससे पहले मल्टीपल रिग्रेशन की। मल्टीपल रिग्रेशन में देखो, मल्टीपल रिग्रेशन में डेटा हमारा क्या था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल थे, मतलब 1 2 3, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, यही था। कल हमने बात की थी, अगर याद है, नहीं मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपके दिमाग में डिफरेंशिएशन भी सेट हो जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहाँ पे सुटेबल है, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अभी कोई डाउट तो नहीं है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में? मेरे को बहुत होता था जब मैं पढ़ता था। अभी अब डाउट तो नहीं है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में? क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, लॉजिस्टिक इज सुटेबल व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी। डिपेंडेंट मतलब ये वाला, ठीक है, कि सक्सेस है या फेलियर है ना। दो ऑप्शंस में आ रहा है खाली, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ। तो प्लस इसको हमने दे दिया, अगर हमारा क्या कहते हैं सक्सेस जीरो, ये जीरो हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, दो हमने दे दिए, ठीक है। कि अब बाइनरी मीनिंग इट हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, ऑफन लेबल्ड एज O और zero or 1. It is used to model the probability of the observation belonging to one of these category. तो इन दोनों कैटेगरीज में कोई एक चीज पे फोकस होता है, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या देखा, इसमें 0 1 में आता है ना। तो और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने हो सकते हैं, 1 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट। तो ये IV1, IV2, IV3 एनी मतलब नंबर्स में हो सकते हैं। और लेकिन हमारा ये आउटकम जो है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी पॉसिबिलिटीज दो ही हैं। लेट्स से कि मुझे देखना है कि सिक्का कितना ऊपर उछालने पे हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड एंड टेल दो ही पॉसिबिलिटीज हो गई, है ना। बाकी 16 मूवीज की तरह हो कि दोनों कि खड़ा सिक्का आएगा वो अलग बात है। तो इसमें मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एंड यहाँ पे 1 ये हेड और टेल, 0 और 1, दैट काइंड ऑफ थिंग। लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, लॉजिस्टिक का मतलब, वर्ड का मतलब हमें समझ में आता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूजेस द लॉजिक transformation to model the relationship between the independent variable and the probability of the dependent variable being 1. The logistic function यानी sigmoid curve is applied to the linear combination of the predictor analysis. अब ये थोड़ा सा confusing हो सकता है, तो एक तरीका है लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब ये सिस्टम हमारा क्या चेक करता है, ये मॉडल लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ये चेक करता है कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी 0 एंड 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कि मेरा कस्टमर मेरे पास आया, मेरी शॉप में या मेरे ऑनलाइन स्टोर में 1 लाख लोग रोज विजिट करते हैं, ठीक। और तो या तो वो हमारे कस्टमर बनेंगे या देख के चले जाएंगे, यानी कन्वर्ट होंगे कस्टमर में, या सिर्फ विजिटर के तौर पे चले जाएंगे यानी 0। तो 0 और 1, कस्टमर और नॉन कस्टमर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारे कस्टमर होंगे, ये हमें पता करना है। मैं एक एग्जांपल क्रिएट ऐसे किया अभी, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इंश्योर करता है लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है
कि भाई 1 आने के क्या चांसेस हैं, यानी वो हमारा कस्टमर बनेगा, इसके क्या चांसेस हैं। तो a probability of dependent variable being 1, the logistic function sigmoid curve भी बोलते हैं इसको, is applied to the linear combination of the predictor variables. Applied the linear combination of the predictor variables. Predictor variables आपको पता है dependent, linear combination आपको पता है कि linear relationship है, ठीक। तो अब ये उसका फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, है ना ये आपसे कभी एग्जाम में ऐसा आएगा, जस्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि जहाँ पे 2 बाइनरी वो होते हैं और जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा वो भी हो सकते हैं, वहां एक से ज्यादा है, वहां पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम यूज करते हैं, ठीक। तो पी वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, है ना, एंड इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, एरो जो बना हुआ है अपवर्ड, एंड माइनस जेड। तो पी वाई रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, क्या करता है, प्रोबेबिलिटी दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज 1। तो पी रिप्रेजेंट करता है कि भाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ई इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, कि लॉगरिथम जो है वो उसका जो नेचुरल बेस है वो बताता है कि भाई क्या चांसेस हैं। जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो हेड एंड टेल आने के चांसेस 50-50 होता है, तो दैट इज व्हाट इट इज। एंड जेड इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो जेड क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब ये जेड कैसे निकालते हैं, अब ये मैंने कल हमने बात की थी। सो B0 प्लस B1 ये डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हैं। Bn आर द कोफिशिएंट एस्टिमेट बाय फ्रॉम द डेटा, x1 x2 xn आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे हमने कल बात की थी, सिमिलर है। तो ये फॉर्मूला हम इसको यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब कोफिशिएंट इंटरप्रिटेशन इन एक कॉन्सेप्ट ये भी है इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, क्या है, इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन द कोफिशिएंट दैट इज v वैल्यू, कोफिशिएंट एक कांस्टेंट वैल्यू जो हमने बात की थी, रिप्रेजेंट द log odds of the dependent variable being 1 and 1 unit change in the corresponding predictor variable। यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें ये बताता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है तो पर यूनिट उतना ही डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज होगा, दैट इज व्हाट इट इज। तो अदर वेरिएबल कांस्टेंट एंड दे कैन बी प्रेडिक्टर वेरिएबल व्हाइल होल्डिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। यानी हमारे पास x1 x2 x3 x4 ये वेरिएबल्स हैं, तो अगर इनको हम कांस्टेंट कर लें तो x1 का इंपैक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ेगा ये हमें देखना है, या हम इसको कंट्रोल कर लें तो x3 का कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इन तीन को हम कंट्रोल कर लें तो x4 का क्या पड़ेगा। दैट इज द वे कि अगर हमें एक पता हम कर सकते हैं स्टैटिस्टिकली कि किसका इंपैक्ट कितना हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ेगा, ठीक है। तो कैन बी इंटरप्रेटेड एज द इंपैक्ट ऑफ ईच प्रेडिक्टर वेरिएबल ऑन द लॉग ऑड्स ऑफ द आउटकम, कि हमारा जो आउटकम है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट इंटरप्रिटेशन ये होता है कि एक चीज को कांस्टेंट हम होल्ड कर लेते हैं और बाकी का इंपैक्ट उसके ऊपर देखते हैं, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं। ये हम बाकी जो मल्टीपल रिग्रेशन भी होता है वहां पे भी हम करते हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड यानी कितना मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, वर्ड से पता चला एस्टिमेशन। तो लॉजिक रिग्रेशन एस्टिमेट्स द कोफिशिएंट ऑफ यूजिंग द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट MLE मेथड। The goal is to find the set of coefficients that maximizes the likelihood of the observing the given data under the assumed logistic distribution। तो हमारी जो लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है assumed वो इस तरह का होगा। तो ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का है कि हमें ये एस्टिमेट करना है कि हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं, गोल क्या है हमारा, द गोल इज टू फाइंड द सेट ऑफ कोफिशिएंट्स
that maximizes the likelihood of the observing the given data under assumed logistic। यानी मुझे 1 और 0 है, मुझे 1 का चाहिए, तो क्या 1 हमारा आना है, क्या चाहते हैं कि हम आए, तो क्या कोफिशिएंट्स हमारे हों जिससे 1 आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। 100% तो नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम कितने चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मेडिसिन है कोई, तो मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन में हम ये करते हैं ना कि भाई कोई भी मेडिसिन सारे लोगों पे एक जैसी इफेक्ट नहीं डालती है। किसी पे वो, अगर आप साइकेट्री की ही बात कर लें तो देयर आर पेशेंट्स जो मेडिसिन रेजिस्टेंट होते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं कभी, अगर आपने काम किया है तो हो सकता है आपको पता हो कि कुछ पेशेंट्स रहते हैं उनके ऊपर मेडिसिन काम नहीं करती हैं। जब कोई मेडिसिन नहीं काम करती है तो लास्ट में एक सोल्यूशन बचता है जो ECT हम देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी नॉर्मली जानी जाती है जिस नाम से, तो वो हम यूज करते हैं। वो भी नहीं काम करता है तो कई बार हम ब्रेन लोबोटोमी करते हैं। लोबोटोमी ब्रेन का ऑपरेशन भी करना पड़ता है, कई करते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ब्रेन का ऑपरेट करना या इलेक्ट्रिक शॉक जो थेरेपी होती है उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और जो लोबोटोमी है यानी ब्रेन का जो सर्जरी है उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि वी डोंट नो हाउ आवर brain functions. Still, we only know 1%, 2%. That's it. We don't know how the brain function properly. So sometime आपने YouTube या कहीं न्यूज में सुना होगा कि पर्सन गिटार बजा रहा है और उसके ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा है। कभी सुना, देखा है सर? या वो अपना काम कर रहा है, म्यूजिक है, गिटार बजा रहा है, या जो भी वो काम करता है वो कर रहा है और सर्जन्स, मतलब उनको एनेस्थीसिया दे दिया गया, सर्जन्स अपना काम कर रहे हैं। कभी देखा है सर? बीच में भी न्यूज आई थी गिटार बजाने वाले का, काफी पहले की बात है। तो वो इसलिए करते हैं, तो क्या वो ब्रेन में जो चीजें कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है उसका? क्योंकि जैसे ही होगा तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट विल हैपन, है ना। तो ये चीजें होती हैं। देन मॉडल इवेल्युएशन आ जाते हैं हम, अगेन अनदर कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, दैट इज model evaluation. Common method for evaluating the performance of the logistic regression model include confusion matrix, receiver operating characteristics, area under the curve, cross validation. तो मॉडल इवेल्युएशन मतलब जो भी मॉडल, लॉजिस्टिक मॉडल आपका आया उसको हम कैसे इवेल्युएट करें, है ना, कि उसका क्या, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे, क्या वो प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर पा रहा है हमारा जो आउटकम है उसको, जो पॉजिटिव आउटकम जो हम चाह रहे हैं उसको कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स टू कैलकुलेट मैट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर्स। ये डिफरेंट स्कोर्स हैं, इनको हम देखने कि भाई कितना एक्यूरेट, प्रिसाइज, रिकॉल, F1 स्कोर रिलेटेड टू आपका मैट्रिक्स ही है कि कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। देन रिसीविंग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ROC कर्व टू विजुअलाइज द ट्रेड ऑफ बिटवीन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अब सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब है किसी भी टेस्ट की सेंसिटिविटी वो चीज है कि वो कितना सेंसिटिव है किसी भी जो एरर है, अगर इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, है ना, और कितना स्पेसिफिकली उसको वो डिटेक्ट कर सकता है कि ये नहीं, ये सपोज 4 प्रॉब्लम्स हैं तो हो सकता है वो ये बता दे कि प्रॉब्लम है, तो सेंसिटिव है प्रॉब्लम को लेके, ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो इस बात पे डिसाइड करेगा कि स्पेसिफिसिटी कितना है उसकी, कि कितना एक्यूरेटली वो बता पाएगा, कि स्पेसिफाई कर पाएगा ये प्रॉब्लम है ना। जैसे आजकल हमारी कार्स में बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी कार में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आपकी इंजन ऑयल कम हो रहा है तो ऑन हो जाएगा वो, तो क्या वो स्पेसिफिकली बता रहा है। और एक ये हो सकता है कि आपको सिर्फ इतना बता दे कि आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ इतना बता दिया, तो वो क्या है, सेंसिटिव तो है, जैसे प्रॉब्लम होती है डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है ये नहीं बता पाता, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिसिटी चाहिए। तो उससे वो होता है कि आपको इंजन में प्रॉब्लम है, आपके ऑयल में वाटर चला गया है, या आपके इंजन ऑयल में कमी है, या आपका कूलेंट
कम हो रहा है, एनीथिंग। तो स्पेसिफाई करना वो होता है स्पेसिफिसिटी। एरिया अंडर द कर्व इज समरी स्टैटिस्टिक्स दैट quantifies the model's ability to discriminate between the two classes. Area under the statistic quantifies the model's ability कि भाई आपका जो मॉडल है वो कितना बेहतर तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, स्कोर्स के बीच में क्या प्रॉपर तरीके से बता पा रहा है। दैट इज क्रॉस वैलिडेशन टू असेस द मॉडल्स जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस। जनरलाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जो पॉपुलेशन से आप सैंपल ले रहे हैं, उस सैंपल पे जो आप ये टेस्ट, कोई भी टेस्ट करेंगे, क्या उसको पॉपुलेशन के लिए हम ट्रू मान सकते हैं, है ना। तो अगर तो हमें ये देखना कि कितना बेहतर तरीके से वो जनरलाइजेबिलिटी उसके अंदर है, दैट इज व्हाट क्रॉस वैलिडेशन, कि क्या जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं क्या वो एज इट इज पॉपुलेशन को सूट करते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से हमें ये चीज देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो हम क्रॉस वैलिडेशन में करते हैं। देन रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन क्या है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी रेगुलराइज टू प्रिवेंट ओवर फिटिंग। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जैसे मैंने फिटिंग का मतलब मैंने बताया था कि कितना डेटा आपका प्रॉपरली फिट होता है आपके मॉडल में। कि आपने प्रेडिक्ट किया कि भाई अगर कोई डेटा है, ऐसे ऐसे ले लेते हैं कि ये आपका है, तो कोई अगर x यहाँ पे आ रहा है और y यहाँ पे आ रहा है, तो अगर x यहाँ पे आएगा तो y कहाँ पे आएगा, तो ये दैट इज काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। तो उसी तरीके से रेगुलराइजेशन का मतलब हुआ, रेगुलराइजेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी रेगुलराइज्ड टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। And two common form of regularization is L1 regularization, lasso, and L2 regularization, that is RAGE। तो दो तरीके के रेगुलराइजेशन, उसी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लिखना है तो आपको कैसे लिखना है ना, क्योंकि बहुत डिटेलिंग वो डिटेल्स हैं, तो इसकी डिटेल में हम किसी भी कीमत पे नहीं जा रहे हैं, ठीक। मल्टीपल मॉडल एंड ऑर्डिनल लॉजिस्टिक। तो रेगुलराइजेशन क्या है कि ओवरफिटिंग तो नहीं कर रहे हैं हम डेटा की। एक क्या होता है कि हमने मान लिया कि पॉजिटिव ज्यादा आना चाहिए, नेगेटिव कम आना चाहिए, तो क्या किया हमने जबरदस्ती डेटा को उसमें फिट करने की कोशिश, तो ओवरफिटिंग तो नहीं हो रही है डेटा की, ये चीज भी हमें देखना है। उसको करने के लिए लासो एंड रेज हम यूज करते हैं। मल्टी नॉमिनल एंड ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक regression can be extended to handle dependent variable with more than two categories। जो logistic regression can be extended to handle dependent variable with more than two categories, यानी कि आपका 1 है, जैसे मेल फीमेल के लिए हमने 0 and 1 किया हुआ था, तो अगर इसके साथ में हम ट्रांसजेंडर भी डाल देते हैं एक कैटेगरी, भाई गवर्नमेंट ने ऐड कर दी, इसको हमें 2 की कैटेगरी दे दी, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मल्टी नॉमिनल ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो 2 से ज्यादा को भी हैंडल कर सकता है, ठीक। तो मल्टी नॉमिनल एंड ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन आर यूज्ड व्हेन द आउटकम वेरिएबल्स इज कैटेगोरिकल बट नॉट बाइनरी। तो बाइनरी का मतलब है सिर्फ 2, राइट, और जब 3 हो गए तो बाइनरी तो रहा नहीं है, तो क्या हो गया, तब हम क्या यूज करते हैं, मल्टी नॉमिनल। नॉमिनल है ना ये कैटेगरीज, नॉमिनल डेटा है, तो मल्टी नॉमिनल एंड ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यानी ऑर्डर है या मल्टी नॉमिनल है तो हम यूज करेंगे मल्टी नॉमिनल ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब 2 से ज्यादा। क्लियर? सो लॉजिस्टिक regression is a powerful and interpretable tool for binary tasks, binary classification task। binary classification क्या होता है हम पता है आपको। It is widely used in various applications including spam email detection, credit risk modeling, medical diagnosis, sentiment analysis. Its simplicity and ability to provide probabilities make it a popular choice for both statistical analysis and machine learning tasks। अब देखो मैंने बोला ना मशीन या एआई की बात आ गई, तो कहाँ हो सकता है, अगर हमने ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये मैंने लगा दिया
अब ये जो आपके जीमेल में स्पैम का बॉक्स अलग बन जाता है, आपको पता होता है कि स्पैम, और एक बार आपने मार्क कर दिया स्पैम तो वो स्पैम फोल्डर में जाएगा। ये सब कैसे होता है? ये इन्हीं सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे होता है। अच्छा, जैसे आपने किया कि भाई इस सेंडर से जो मेल्स आ रहे हैं वो आपके स्पैम हैं, तो वो आप उनको रीरूट कर देता है दूसरी जगह पे, क्लासिफाई कर देता है कि भाई तो उसको तो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, उसको नहीं समझ में आता क्या है, तो उसको पता है कि 1 और 0, 1 इज इनबॉक्स में जाएगा, अगर 0 की कैटेगरी में आ रहा है तो स्पैम में चला जाएगा। तो वो आपका, तो ये मशीन लर्निंग ही तो हुई है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग्स में आपको हेल्प करते हैं, आपको मशीन लर्निंग में भी, और जो आप काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे भी आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। आई समझ में बात आई? इवन ये भी कि अगर आप लोग आप में से कोई कुछ बिजनेस करता है या काम करते हो आप लोग, तो आजकल मार्केटिंग के टूल्स आते हैं बहुत सारे, तो उसमें भी क्या होता है, यही यूज होता है। आपको तो यूजर इंटरफेस मिलता है कि नंबर 1 मेरी वेबसाइट पे किसी ने विजिट किया है ना, तो उसको स्कोर 1 मिल गया। उसने एक पर्टिकुलर कोर्स को ओपन किया, उसको 2 मोर स्कोर मिल गए। उसने मेरी वेबसाइट के ऊपर 10 मिनट का टाइम गुजारा, 5 स्कोर और मिल गया, ठीक है। और जैसे उसका 10 स्कोर हो गया, उसको मेल सूट हो गया कि भाई ये स्कोर ये क्या कहते हैं, ये कोर्स है, इसको आप ज्वाइन करो, इससे ये फायदे होंगे, 10% डिस्काउंट आपको हम दे रहे हैं। 2-3 बार उसने और विजिट किया लेकिन बाय नहीं किया, तो उसका स्कोर 15 हो गया। अगला कोर्स चला गया उसके पास मेल की 15% डिस्काउंट देंगे हम आपको, आप आज ही ज्वाइन कर लो। तो ये क्या है, ये आपके साथ भी ऐसा होता है। अगर आप देखो, आप जैसे ही कोई कहीं पे आप पढ़ते हैं तो इस तरह के मैसेज मेल आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। तो ऑटोमेटिक मार्केटिंग प्रोसेस है जो ये सारी चीजें डिटेक्ट करता है, और वो स्टैटिस्टिक्स इन्हीं सारी चीजों पे, मशीन लर्निंग और इन सारी चीजों पे बेस्ड है। तो वो आपका काम है।